हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज है 18 जून और हम डिस्कस करेंगे आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। दोस्तों लेकिन उससे पहले चलिए कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस को देख लेते हैं ताकि सभी चीज़ों को हम लोग आसानी से याद रख पाएँ। दोस्तों पहला प्रश्न है, NESDA 2021 की रिपोर्ट के अनुसार ई सेवा आकलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वेब फाइंडिंग ऐप के लिए किस संगठन के साथ समझौते को मंजूरी दी है। तीसरा है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय स्टार्टअप द्वारा विकसित नवीन तकनीकों का लाभ उठाने के लिए रेलवे के लिए स्टार्टअप को लॉन्च किया है। दोस्तों अगला प्रश्न है, कौन सा देश प्रत्येक सिगरेट पर मुद्रित चेतावनी लागू करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। और अंतिम प्रश्न है, भारत ने किस वर्ष पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान और साथ ही मानव महासागर मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की है। तो दोस्तों आप इसके आंसर फटाफट हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो के एंड में आपको इसके आंसर्स मिल जाएंगे दोस्तों। साथ ही अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे हम लोग दोस्तों। साथ ही दोस्तों आपके BSSC CGL 3 एग्जाम्स के इंपॉर्टेंस को देखते हुए हमारे द्वारा क्वेश्चन बैंक को एनालाइज किया गया है ताकि आप लोग आसानी से सिलेबस को समझ पाएँ, ट्रेंड को समझ पाएँ और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर तरीके से कर पाए दोस्तों। उसके अलावा प्रैक्टिस सेट भी लाए जा रहे हैं तो आप लोग ज़रूर एक बार उसको देखिए, बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है आप लोगों के लिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ दोस्तों। हमारा आज का पहला प्रश्न है, आगामी राष्ट्रमंडल खेल 2022 के लिए 37 सदस्यीय भारतीय एथलेटिक्स टीम का नेतृत्व कौन करने जा रहा है। ऑप्शन है बबीता फोगाट, मैरी कॉम, अभिनव बिंद्रा या नीरज चोपड़ा। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी गोल्डन मैन नीरज चोपड़ा आगामी राष्ट्रमंडल खेलों में 37 सदस्यीय भारत एथलेटिक्स टीम का नेतृत्व करेंगे दोस्तों। टीम की घोषणा 16 जून 2020 को की गई थी। साथ ही 37 सदस्यों में हम देखेंगे कि 18 महिलाएं हैं और 19 पुरुष हैं और यह गेम्स इंग्लैंड के बर्मिंघम में होगा दोस्तों। इसके अलावा यह 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक आयोजित किए जाएंगे। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। हमारा आज का अगला प्रश्न है, मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022-23 के रूप में किसे ताज पहनाया गया है। ऑप्शन है सरगम कौशल, रिया माथुर, प्रज्ञा सेन या अंजलि सेन। तो दोस्तों जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी सरगम कौशल को मिसेज वर्ल्ड 2022-23 के रूप में चुना गया है दोस्तों। यह मुंबई में 15 जून 2022 को आयोजित किया गया था और इन्हें मिस वर्ल्ड 2022 में भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा दोस्तों। हम देखेंगे कि जूही व्यास प्रथम उपविजेता और चाहत दलाल द्वितीय उपविजेता के रूप में चुनी गई हैं। इसके साथ ही श्रीमती सरगम कौशल को भारत के सभी हिस्से से 51 अन्य प्रतियोगियों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने वाले विजेताओं के रूप में चुना गया है दोस्तों। हम देखते हैं मिसेज इंडिया वर्ल्ड के बारे में दोस्तों। आवेदक की आयु कितनी होनी चाहिए, तो 23 से 45 वर्ष तक के बीच में होनी चाहिए। इन्हें अपना एक आयु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता है जिसके लिए आप पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र या चालक लाइसेंस ETC को हम लोग प्रस्तुत कर सकते हैं। साथ ही आवेदक जरूर मैरिड होना चाहिए और प्राकृतिक रूप से जन्मी महिला ही होनी चाहिए। या चलिए, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग अपना जेंडर चेंज करवा लेते हैं, तो वैसी कोई महिला नहीं होनी चाहिए। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, 17 जून 2022 को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने अपने सदस्यों के बीच व्यापार समझौते के पैकेज को सील कर दिया है। दोस्तों ऑप्शन है विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन केंद्र। तो दोस्तों जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन के द्वारा अपने सदस्यों के बीच व्यापार समझौते पैकेज को सील कर दिया गया दोस्तों। WTO के 164 सदस्यों ने 17 जून को जेनेवा में व्यापार समझौते के एक पैकेज को सील कर दिया जिसमें भारत सबसे आगे था। व्यापार मसौदे की श्रृंखला में खाद्य सुरक्षा पर प्रतिज्ञा, मत्स्य पालन, सब्सिडी पर संतुलन आदि प्रमाण शामिल है दोस्तों। इसके अलावा हम देखेंगे कि WHO ने पिछली बार 2013 में एक बड़ा व्यापार निर्णय लिया था जब वो शांति खंड के लिए भारत की मांग पर सहमत हुआ था। आगे देखते हैं विश्व व्यापार संगठन के बारे में दोस्तों। इसका उद्देश्य होता है टैरिफ और अन्य बाधाओं को कम करना यानी आयात और निर्यात से रिलेटेड। साथ ही इसका मुख्यालय जेनेवा में है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी।
इसके महानिदेशक नग्योजी ओंकोजी हैं दोस्तों, जो कि इसकी पहली महिला बनी हुई हैं महानिदेशक, और इसके सदस्य हैं 164। चलिए अगला प्रश्न है, खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 15 जून 2022 को किस स्टेडियम में स्क्वैश कोर्ट का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, साल्ट लेक स्टेडियम, केडी सिंह बाबू स्टेडियम या मेजर ध्यानचंद स्टेडियम। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अनुराग ठाकुर के द्वारा मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में स्क्वैश कोर्ट का उद्घाटन किया गया है दोस्तों। ये भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा देश भर में किसी भी केंद्र पर खोले गए पहले स्क्वैश कोर्ट है, यानी कि ये भारत में पहला स्क्वैश कोर्ट है दोस्तों जो कि खोला गया है। इस परियोजना की आधारशिला किरण रिजिजू के द्वारा दिसंबर 2020 में ही रख दी गई थी दोस्तों, लेकिन यह अभी इसका उद्घाटन किया गया है। चलिए अब अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने जून 2022 में एन्नम एझुथम योजना की शुरुआत की है? तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन देखेंगे हम लोग, आंध्र प्रदेश, झारखंड, तमिलनाडु, कर्नाटका। तो दोस्तों जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। हम सभी को पता है कि एम.के. स्टालिन कहाँ के मुख्यमंत्री है? तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है, तो इसी से हम लोग को समझ लेना चाहिए था। चलिए इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो 2025 तक मूलभूत साक्षरता और सांख्यिकीत्मकता का सुनिश्चित करना। इसके साथ ही इसके तहत शिक्षा विभाग में 1 से 3 तक के छात्रों को सीखने के अंतराल को आकलन करने और उसे समझने के लिए कार्य पुस्तिकाएँ वितरित की जाएंगी दोस्तों। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेंगे हम लोग। हमारा अगला प्रश्न है, किसे भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) का अगला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, न्यायमूर्ति चंद्रमौली कुमार प्रसाद, अमनदीप गिल या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो यहाँ राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को पीसीआई के अगले अध्यक्ष के रूप में चूज़ कर लिया गया है दोस्तों। यह सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस रही हैं। देखेंगे यहाँ पे कि जस्टिस देसाई हाल ही में जम्मू कश्मीर के परिसीमन आयोग का नेतृत्व कर रही थी दोस्तों। हम देखेंगे कि इससे पहले चंद्रमौली कुमार प्रसाद थे, जो कि नवंबर 2021 में ही सेवानिवृत्त हो गए थे। तब से लेकर अभी तक यह पद खाली पड़ा था, तो अब रंजना प्रसाद देसाई को चूज़ कर लिया गया है इनके पद पे। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, सरकार ने अग्निपथ भर्ती योजना के लिए अधिकतम आयु सीमा 21 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? दोस्तों ऑप्शन है 24, 25, 23 या 22। तो दोस्तों जो यहाँ राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अधिकतम आयु सीमा को 21 वर्ष रखा गया था, लेकिन अब सरकार ने उसे 2 साल बढ़ा दिया है। इसका एक्सटेंशन कर दिया है दोस्तों। और ये कितने वर्ष के लिए? तो 23 वर्ष तक के लिए दोस्तों। चलिए अब हम आगे देखेंगे अगले प्रश्न को। हमारा आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शहर में भारत और जापान ने पहली वित्त वार्ता आयोजित की है? ऑप्शन है न्यू दिल्ली, चेन्नई, मुंबई या बेंगलुरु। तो दोस्तों जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत जापान की पहली वित्त वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वो न्यू दिल्ली में आयोजन किया गया है दोस्तों। इसका आयोजन मैक्रो इकोनॉमी, स्थिति, वित्तीय प्रणाली और वित्तीय डिजिटलाइजेशन पर दोनों देशों के जो थॉट हैं उसके आदान प्रदान करने के लिए किया गया है। दोस्तों हम देखेंगे इसका नेतृत्व किसने किया? तो भारत के तरफ से वित्त मंत्रालय के सचिव अजय सेठ और जापान के तरफ से वहाँ के भी वित्त मंत्रालय के सचिव यानी मसातो कांडा के द्वारा नेतृत्व किया गया है दोस्तों। इसका अगला वार्ता कहाँ किया जाएगा? तो टोक्यो में होगा दोस्तों। चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, एनपीसीआई ने किस देश में यूपीआई की स्वीकृति के लिए लाइरा नेटवर्क के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन है इटली, जर्मनी, रसिया या फ्रांस। तो जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यूपीआई की स्वीकृति के लिए लाइरा नेटवर्क के साथ समझौता किया गया है। और वो किस देश में के लिए दोस्तों? तो फ्रांस के लिए। आइए आगे देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स।
नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल ने फ्रांस में यूपीआई और रुपे कार्ड की स्वीकृति के लिए लायरा नेटवर्क के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। यह भारतीयों को फ्रांस में लायरा नेटवर्क के टर्मिनलों और मशीनों पर यूपीआई और रुपे कार्ड का उपयोग करके भुगतान करने की अनुमति देता है। दोस्तों, यह पहली बार होगा जब किसी यूरोपीय देश में यूपीआई को स्वीकार किया गया है, यानी कि फ्रांस ऐसा पहला यूरोपीय कंट्री बन गया है जिसने यूपीआई को स्वीकार कर लिया है। दोस्तों, देखते हैं अगले प्रश्न को। ऊर्जा की कमी को दूर करने के लिए किसने हाल ही में औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है राजनाथ सिंह, हरदीप पुरी, निर्मला सीतारमण या नितिन गडकरी। तो दोस्तों, यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री नितिन गडकरी ने ऊर्जा की कमी को दूर करने के लिए औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया गया है। दोस्तों, और इसमें वैकल्पिक ईंधन को विकसित करने के लिए काम किया जाएगा। उनके मुताबिक सरकार की प्राथमिकता हरित हाइड्रोजन की ओर है। दोस्तों, हाइड्रोजन जिसको भविष्य का ऊर्जा माना जाता है, इस पर बहुत सारी नीतियाँ बनाई जा रही हैं ताकि फ्यूचर में हम उसका एक अच्छे तरीके से उपयोग कर पाएँ। दोस्तों, हम देखेंगे कि डिकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन हरित हाइड्रोजन के प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन और उसके यूज़ करने के संबंधित नीतियों की स्थिरता से संबंधित सभी शोध पर ध्यान केंद्रित करेगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक उत्सव उन्मेष की शुरुआत की गई है? ऑप्शन है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या सिक्किम। तो दोस्तों, जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, यानी हिमाचल प्रदेश में उन्मेष उत्सव का शुरुआत किया गया है। दोस्तों, यह 16 जून को किया गया है और यह कहाँ हुआ है? तो शिमला के एक ऐतिहासिक थिएटर गेयटी थिएटर में शुरू किया गया है। दोस्तों, इसका आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और साहित्य अकादमी के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। साथ ही यह देश का अब तक का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक उत्सव है और पहली बार इसका आयोजन किया जा रहा है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, फीफा ने अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन किस देश में करने की घोषणा की है? ऑप्शन है जापान, चाइना, अमेरिका या इंडिया। तो दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन भारत में किया जाएगा। दोस्तों, हम देखेंगे कि सेमीफाइनल को गोवा के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में किया जाएगा और साथ ही फाइनल को नवी मुंबई के डिवाइड पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, जून 2022 में किस राज्य में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक उत्सव उन्मेष का उद्घाटन? दोस्तों, हमने इस प्रश्न को पहले ही देखा है, तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मई 2022 में भारत का कुल निर्यात 62.21 बिलियन से बढ़कर कितना डॉलर हो गया है? दोस्तों, यहाँ ऑप्शन है 4%, 40%, 24% या 20%। तो जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत का कुल निर्यात मई महीने में 24% बढ़ गया है। दोस्तों, और वह कितना हो गया है? तो 62.21 बिलियन डॉलर हो गया है। और यह कितने से बढ़ा है? दोस्तों, तो 62.21 बिलियन डॉलर से बढ़कर ये 24% तक का वृद्धि दिखाया है। और साथ ही हम देखेंगे कि व्यापारिक निर्यात में 20% और सेवा निर्यात में 30% से अधिक की वृद्धि देखी गई है यहाँ पे। हाँ दोस्तों, हम देखेंगे कि कोविड-19 या फिर उससे पहले मई 2019 में पंजीकृत 298 बिलियन डॉलर से निर्यात में भी 23% की वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न है, जून 2022 में पहली बार किस प्रसारण कंपनी ने खरीद नीति जारी की है? ऑप्शन है दूरदर्शन, थॉमसन रॉयटर्स, नेटफ्लिक्स या प्रसार भारती। तो दोस्तों, यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रसार भारती के द्वारा खरीद नीति को जारी किया गया है। साथ ही हम देखेंगे कि यहाँ के सचिव कौन है। दोस्तों, हम देखेंगे कि पहली बार प्रसार भारती हम देखेंगे कि सूचना एवं प्रसारण मंत्री के सचिव अपूर्व चंद्रा के द्वारा पहली बार प्रसार भारती में खरीद नीति को जारी किया गया है। इसके अलावा हम देखते हैं कि प्रसार भारती के सीईओ शशि शेखर वेम्पति हैं, जो कि 2017 में बने थे। इसकी स्थापना 23 नवंबर 1997 को हुई थी। मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। दोस्तों, चलिए दोस्तों, हम प्रीवियस क्वेश्चंस को देख लेते हैं।
पहला क्वेश्चन था NESDA 2021 के रिपोर्ट के अनुसार ई सेवा वितरण आंकड़न में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी केरल शीर्ष पर है। साथ ही देखेंगे कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वे फाइंडिंग ऐप के लिए किस संगठन के साथ समझौते को मंजूरी दी है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, यानी UN के साथ समझौते पर मंजूरी दी है दोस्तों। अगला प्रश्न था निम्न में से किसने भारतीय स्टार्टअप द्वारा विकसित नवीन तकनीकों का लाभ उठाने के लिए रेलवे के लिए स्टार्टअप को लॉन्च किया है। दोस्तों यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी अश्विनी वैष्णव के द्वारा ऐसा किया गया है। अगला प्रश्न है कौन सा देश प्रत्येक सिगरेट पर मुद्रित चेतावनी लागू करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो वो देश है कनाडा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है भारत ने किस वर्ष पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान और साथ ही पहला मानव महासागर मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है। तो यह 2023 में किया गया है दोस्तों। चलिए दोस्तों आपको हमारा सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा ताकि हम कोई भी वीडियो बनाते हैं तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। और दोस्तों इसके अलावा अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद।